अच्छा, अब पता है क्या, पिछली क्लास में मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी तुम लोगों की ना, जहाँ पर तुम लोग अपने आप को लैग कर रहे हो। सही है जी। वो चीज़ क्या थी कि तुम लोग एक टैग जब HTML का लिख लेते थे ना, तुम लोगों को ये पता नहीं चलता था कि उसके अंदर जो है दूसरा टैग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। सही है, तुम लोग हर टैग को अलग लिख रहे थे। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि टेबल का जो टैग है ना, ये रहा टेबल का टैग। सही है, TR का टैग जो है उसके अंदर ही आएगा, हमेशा टेबल का टैग का ही हिस्सा है TR। सही है, TR जो है वो टेबल के अंदर ही आएगा, इसको अलग से नहीं लिखना चाहिए। और TR के टैग के अंदर हमें TH का टैग लिखना चाहिए और TR के अंदर ही हमें TD का टैग लिखना चाहिए। हम ऐसे नहीं कर सकते कि TR का टैग यहाँ पे क्लोज कर दें और उसके बाद हम TD लिखें। जी सही है, ये गलत हो जाएगा। सही है, तो इसी तरीके से फॉर्म के अंदर भी होता है। फॉर्म का टैग देने के बाद हम अंदर इनपुट का टैग, इनपुट टेक्स्ट एरिया, इनपुट, ये सारे टैग हम फॉर्म के अंदर देते हैं। सही है, अब कौन से टैग्स ऐसे हैं? प्लेस होल्डर भी कोई टैग है ना? कौन सा? टाइप ऑफ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर टैग नहीं है, प्लेस होल्डर को बोलते हैं एट्रीब्यूट। सही है, जो भी चीज हम किसी टैग के साथ पास करते हैं ना, टाइप पास की है, प्लेस होल्डर पास किया है, इनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। सही है, और ये रिक्वायर्ड भी हमारा एट्रीब्यूट है। सही है, अब यहाँ पर मैं तुम लोगों को बताता हूँ कौन कौन से टैग्स के अंदर हम दूसरे टैग्स नहीं दे सकते। जैसे मैं कोई H1 का टैग ले रहा हूँ ना, तो H1 के अंदर हमें P का टैग नहीं लेना चाहिए। सही है, इसी तरीके से P के टैग के अंदर हमें H1 का टैग नहीं लेना चाहिए। सही है, अगर हमें H1 का टैग लेना, हमें P के टैग को क्लोज करना होगा, इसके बाद हम H1 का टैग ले सकते हैं। सही है, इसका रीजन ये है कि हम उसको बोल रहे हैं कि भाई हम जो टेक्स्ट लिख रहे हैं इसके अंदर वो हमारा पैराग्राफ है। सही है, फिर तुम उसी के अंदर अगर हेडिंग भी दे दोगे पैराग्राफ के साथ ही तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा अभी तो तुमने बोला था कि पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर तुम हेडिंग भी इस तरीके से डाल लो। समझ लो, या तो वो बोल रहा है कि पैराग्राफ तो पहले अपना क्लोज कर लो फिर हेडिंग देना ना। सही है, तो इसी तरीके से हेडिंग के अंदर अगर मैं पैराग्राफ दूंगा तो फिर वो यही बात बोलेगा अभी तुमने हेडिंग स्टार्ट करी थी और अब तुम उसके अंदर पैराग्राफ डाल लो। समझ लो, तो ये नहीं करना कभी भी कि H1 के अंदर P डाल लो और P के अंदर H1 डाल लो। सही है, जो टैग्स जिसके हैं ना वो उसी तरीके से यूज होंगे। UL के अंदर के टैग होते हैं LI। सही है, इसी तरीके से फॉर्म के अंदर के टैग होते हैं इनपुट, टेक्स्ट एरिया। सही है, ये सारे टैग, हाँ ये सारे टैग जो होते हैं वो हमारे फॉर्म के अंदर जाते हैं। सही है, इसी तरीके से OL के अंदर के टैग होते हैं LI। सही है, तो ये सारे एक पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना, तो वो उसी तरीके से फॉलो करना होता है। सही है, अब हम करते हैं इसके ऊपर स्टाइलिंग ना। तो स्टाइलिंग पढ़ने के लिए हमें CSS पढ़नी पड़ेगी। HTML हो गई? HTML हुई नहीं है पूरे तरीके से, लेकिन कुछ HTML की जो चीज़ें हैं वो हम साथ साथ कवर करेंगे जब हम CSS करते जाएंगे। ठीक है, तो पूरी तरीके से नहीं हुई है लेकिन इस तरीके की हो गई है कि तुम लोग अब HTML का कोड कर लोगे। सही है, तो अब मेन चीजें आपने समझा दी, बेसिक चीजें। हाँ, मेन चीज़ें समझा दी हैं। जो चीज़ें स्किप करी हैं वो बता देता हूँ अभी के लिए। जो चीज़ें मैंने स्किप करवाई हैं उसमें एक डिफ का कॉन्सेप्ट है। सही है, डिफ का कॉन्सेप्ट मैंने मिस करवाया। डिफ का एक टैग होता है। सही है, और इसके अलावा जो CSS की फाइल्स होती हैं और जो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होती हैं उनको हम किस तरीके से HTML के अंदर लिंकिंग करते हैं उनकी, ये दो चीज़ें मैंने मिस करवाई, जिसमें से एक ये वाली चीज़ तो मैं आज सिखा दूंगा। सही है, डिफ का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो अब हम जो है सबसे पहले CSS के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। CSS का मैं पहले बता चुका हूँ कि CSS हम क्यों लिखते हैं। सही है, अभी ये हमारा पेज जो है बगैर CSS के। सही है, तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब इसके ऊपर जब हम CSS करना शुरू करेंगे तो ये देखना ये कितना अच्छा हो जाएगा। सही है, अब CSS आई कैसे ये भी समझ लो थोड़ा सा ना, ताकि तुम लोगों को आसानी हो जाए।
अच्छा, पहले के दौर में जब HTML होती थी ना, उसके साथ इस तरीके से पैरामीटर्स पास करने पड़ते थे। जैसे बॉर्डर अगर हमें देना है टेबल को, तो हमें बॉर्डर 1 पिक्सल्स पास करना पड़ता था। सही है। इस तरीके से अगर हमें फॉर्म पे या इनपुट के ऊपर जो है CSS करनी पड़ती थी, तो हमें यहाँ पर पास करना पड़ता था। हर लाइन के साथ हमें CSS लिखनी पड़ती थी। सही है। कॉम्प्लिकेटेड थी, मतलब हाँ, कॉम्प्लिकेटेड भी थी, और लाइन ऑफ कोड भी जो है वो बहुत ज्यादा लिखना पड़ता था उसकी वजह से। सही है। तो एक ही चीज को बार बार लिखनी पड़ती थी, यहाँ पर रिपीट होता था, एक ही जो है स्टेप वो बार बार रिपीट होता था। मतलब अगर एक TD के साथ मुझे लिखना पड़ रहा है, तो वही मुझे सारे TD के साथ पेस्ट करना पड़ रहा है। सही है। तो एक ही चीज को बार बार लिखनी पड़ती थी। सही है। तो इसकी वजह से हमने क्या किया, हम वेब डेवलपमेंट के लिए CSS को मुतारिफ करवाया। CSS क्या है? CSS भी एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम एक दफ़ा TD को पकड़ेंगे ना, और उसके ऊपर कोई स्टाइलिंग करेंगे, तो ये जितने भी TD के टैग है ना, सबके ऊपर हो जाएगा वो कोड। एक पे करेंगे सब पे हो जाएगा। हाँ, एक दफ़ा TH पे करेंगे सब पे हो जाएगा। सही है। तो ये जो चीज़ होती है ना, इसको हम जो है इनलाइन बोलते हैं, इनलाइन स्टाइलिंग करना। सही है। और जो हम करेंगे, जो फाइल के अंदर कोड डाल के करेंगे, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। सही है। CSS होती है 3 तरह की। पहले तो CSS की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। सही है। ये लिखी हुई कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। सही है। अब CSS होती है 3 तरह की। ये देखो, यही बात जो मैंने अभी समझाई ना, वो यहाँ पर लिखी हुई है। देखो, some default from the browser HTML tells what browsers how early HTML override defaults with attribute। देखो, attributes पास करने पड़ रहा है। सही है। तो इसकी वजह से क्या किया कि हर एलिमेंट के साथ कोड ना करना पड़े, इसके लिए जो है वो CSS को इंट्रोड्यूस करवाया। सही है। सही है। अब जो है CSS होती है 3 तरह की। एक होती है इंटरनल CSS, एक होती है इनलाइन CSS। सही है। और एक एक्सटर्नल CSS होती है। सही है। कुछ पता है इनके बारे में? पहले पढ़ा है? CSS की इतनी नॉलेज नहीं है। CSS की नॉलेज, CSS ही तो इम्पोर्टेंट है। सही है। एक मिनट रुक, मैं होल्ड पे है। रुको, एक सेकंड। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि CSS के अंदर जो है वो हम इस तरीके से CSS हमारे पास 3 तरह की होती है, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। सही है। इनलाइन CSS जो होती है, उसे हम जो है वो HTML की फाइल के अंदर ही करते हैं। सही है जी। सही है। और इंटरनल CSS जो होती है, उसे हम जो है वो भी HTML फाइल के अंदर ही करते हैं, लेकिन वो जो है एक अलग से हेड के अंदर टैग डाल के करते हैं। सही है। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से। सही है। और एक्सटर्नल CSS जो होती है ना, उसके लिए हम जो है एक फाइल बनाते हैं बाहर .css की, और उसके साथ जो है लिंकिंग करते हैं HTML को। ठीक है। सही है। तो इसको हम हेड टैग के अंदर करते हैं। सही है। इसको हम HTML फाइल के अंदर ही करते हैं, हर लाइन के साथ, जैसे अभी करी थी, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। सही है। और एक जो है हम करते हैं .css की फाइल अलग से बनाते हैं और लिंकिंग करते हैं उसको। सही है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट CSS होती है ना, वो ये वाली होती है, इनलाइन CSS। सही है। इसके बाद हमारी इंटरनल CSS होती है, इसके बाद एक्सटर्नल CSS होती है। सही है। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। H1 का टैग है। सही है। हमारे पास इस तरीके से HTML के अंदर लिखा हुआ है। सही है। यहाँ पर मिसाल के तौर पे यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सही है। H1 का टैग लिखा हुआ है। सही है। और मैं एक फाइल बना लेता हूँ यहाँ पर CSS की। अब गौर से देखना क्या हो रहा है। यहाँ पर एक फाइल बन रही है class2.css की। ये CSS की फाइल हो गई हमारी। सही है। अब इस फाइल को मैं अपने विजुअल स्टूडियो कंसोल के अंदर खोल रहा हूँ, बल्कि मैं विजुअल स्टूडियो कोड में खोल देता हूँ इसको। सही है। ये मैंने खोल ली साइड में। सही है। यहाँ पर मैंने एक फाइल खोल ली, एक्सटर्नल CSS की फाइल हो गई है हमारी। सही है। अभी जो मैं कोडिंग कर रहा हूँ वो एक्सटर्नल CSS की होगी। सही है। क्योंकि मैंने अलग से एक फाइल बनाई है, इसके अंदर मैं कोई HTML अपनी CSS नहीं करूँगा। सही है। यहाँ तक समझ में आ गया? जी। अब देखो इसकी लिंकिंग कैसे होगी इस फाइल की।
इसकी फाइल की लिंकिंग जो करते हैं ना वो हम हेड के अंदर करते हैं। सही है, तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर सबसे पहले टाइटल दे देता हूँ क्लास 2 का। सही है, और यहाँ पर जो है मैं फाइल को लिंक कैसे करते हैं, देखो लिखते हैं लिंक। सही है, सिंपल लिखो लिंक CSS, टैग आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सही है, क्या लिखना है? लिंक CSS, वरना तुम खुद भी पूरा टैग लिख सकते हो इस तरीके से, लिंक। सही है, और एक मिनट, हाँ लिंक href होता है इसके अंदर। सही है, एक टैग, ये एक एट्रीब्यूट होता है इसके साथ। सही है, और इसके अंदर हमें उस फाइल का लिंक देना होता है जो फाइल हमें लिंक करानी है। सही है, मिसाल के तौर पर हमें लिंक करानी है class 2.css। तो अब ये हमारी फाइल लिंक हो गई। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना कंट्रोल दबा के, तो मेरी ये वाली फाइल खुलनी चाहिए। अगर खुल गई तो इसका मतलब है लिंक सही है। सही है, देखो खुल गई, लेकिन वो बोल रहा है नहीं मिली हमें ये वाली फाइल। सही है, उसका रीज़न बताता हूँ क्यों नहीं मिली। क्योंकि हमने जो है इस फाइल के आगे एक स्लैश लगा दिया, इसकी वजह से ये जो है मेन फोल्डर पे अब लिंक हो गई है। सही है, हमारे जो पीसी का मेन जो यूज़र होता है ना उस पर चले गई है ये। सही है, अगर मैं इसको यहाँ से स्लैश हटा दूंगा ना, अब ये सही लिंक हो गई। अब मैं कंट्रोल दबा के एंटर करूँगा ना, ये देखो फाइल खुल गई मेरी जी। सही है, तो इसका मतलब ये सही लिंक हो गई बिल्कुल। सही है, सही है। अच्छा, मैंने डायरेक्ट नाम क्यों लिख दिया, क्योंकि मेरी HTML की फाइल और मेरी CSS की फाइल जो है ना वो एक ही फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। इसी फोल्डर में मेरी ये वाली फाइल है, इसी फोल्डर में मेरी CSS की फाइल है, इसलिए मैंने जो है डायरेक्ट फाइल का नाम लिख दिया। अगर किसी फोल्डर के अंदर CSS होती ना, जैसे मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना देता हूँ एसिड्स के नाम से, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ ये वाली फाइल। अब ये फाइल इधर चले गई। सही है, तो इस फाइल को अब यहाँ से हटाना पड़ेगा और दोबारा से इंपोर्ट करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। सही है, तो मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ क्योंकि लोकेशन चेंज हो गई फाइल की। सही है, अब देखो यहाँ पर भी जो है लिंकिंग चेंज हो गई। अब ये नहीं खुलेगी, ये बोलेगी फाइल बना लो, क्योंकि ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पर लिंकिंग इसको करने के लिए अब एसिड्स के अंदर है हमारी class 2.css। पहले मैंने फोल्डर का नाम लिखा, इसके बाद मैंने class 2.css रखा। समझ गए? सही है, अगर अलग फोल्डर में होगी तो फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा। हाँ लिखना पड़ेगा, लेकिन जिस फोल्डर में हमारी HTML की फाइल होगी ना, उस फाइल से आगे जिस फोल्डर में होगी वहां से फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सही है, तो एसिड्स ये HTML की फाइल है, इसके बाद हमारी जो CSS की फाइल थी वो एसिड्स के अंदर जाके थी। सही है, तो ये एसिड्स का फोल्डर आ गया, इसके बाद class 2.css आ गई। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, फाइल खुल जाएगी। सही है, तो लिंकिंग सही है, इसका मतलब है हमारी। सही है, क्लियर है? जी। अब अगर मैं एसिड्स के अंदर एक और फोल्डर बना दूं CSS के नाम से और इसके अंदर ये वाली फाइल डाल दूं, सही है, तो अब ये जो है हमारी लिंकिंग फिर से चेंज हो गई। तो इसको एसिड्स के अंदर जाके CSS के अंदर जाके अब हमारी फाइल है class 2.css। जी, सही है, क्लियर हो गया जी। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी CSS का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। जैसे हम HTML करते हैं ना, इस तरीके से टैग दे के। सही है, इस तरीके से हमारे CSS का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का है। हर टैग के बाद हमें एक कर्ली ब्रेसेस देना होता है और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करना होता है, और उसके अंदर हम पूरी CSS लिखते हैं। अच्छा, सही है, ये हमारी CSS का स्ट्रक्चर है। सही है, जैसे यहाँ पर इसने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, मैं एग्जांपल समझाता हूँ। इसने H1 के टैग को पकड़ा, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज किया, और उसके अंदर उसने एक प्रॉपर्टी पास करी कलर रेड की। अच्छा, तो H1 का टैग जितना भी होगा ना पूरी वेबसाइट में कहीं भी होगा, सब जगह कलर रेड हो जाएगा H1 का। सही है, बाकी इसको और इसको अभी छोड़ दो, बस ये देखो। सही है, इसी तरीके से उसने बॉडी पकड़ी, बॉडी का टैग हमारा कहाँ होता है, ऊपर होता है टॉप पर। एक मिनट एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ, बॉडी का टैग ये रहा। सही है, अब उसने क्या बोला, उसने बोला भाई बॉडी का टैग जो है ना उसके अंदर हमारी जो फॉन्ट फैमिली है, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट है ये डिज़ाइन टेक्स्ट का, वो हमारा जो है वो तहोमा हो जाए, और ये एक फॉन्ट फैमिली का नाम है। यानी कि अभी ये जो आ रही है ना बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फैमिली, ये इस ब्राउज़र की अपनी आ रही है, एरियल बोलते हैं या ओपन सेंस, इस तरीके की कोई आती है। सही है, या यहाँ पर दिखाएगा भी नहीं शायद। बॉडी के टैग में जाऊँ अगर मैं तो शायद दिखा दे। ये देखो मैंने बॉडी का टैग क्लोज किया तो यहाँ पर अभी कोई इस तरीके का आ नहीं रहा। देखो फॉन्ट फैमिली, मैं HTML पे क्लिक करूँगा अभी भी नहीं आ रही।
सही है। तो ये ब्राउजर की अभी अपनी फॉन्ट फैमिली कोई आ रही है, सही है जी। ये मेरे ख्याल से फॉन्ट फैमिली का डिजाइन देखते हुए मुझे लग रहा है टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट फैमिली। देखो यहाँ पर मैं सर्च करके भी देख सकता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट फैमिली। ये देखो ये कौन सी फॉन्ट फैमिली होती है, अभी डिजाइन इसका ये देखो इस तरीके की फॉन्ट फैमिली होती है। ये जो डिजाइन है ये एरियल फॉन्ट फैमिली का है। ये जो डिजाइन है देखो तो डिजाइन चेंज हो रहा है टेक्स्ट लिखने का, सही है, स्टाइल चेंज हो रहा है। तो ये टाइम्स न्यू रोमन है और ये एक न्यू फॉन्ट फैमिली है जिसका नाम है ल्यूसिडा कंसोल, सही है। ये क्या लैंग्वेज चेंज करता है? हाँ लैंग्वेज चेंज करता है, फॉन्ट फैमिली डिजाइन चेंज करता है फॉन्ट फैमिली का, सही है जी। अभी इसके बारे में भी समझाऊंगा इसी क्लास में, सही है। तो ये देखो इसने क्या किया है, टाइम्स न्यू रोमन रखी है P1 का, P1 की क्लास यहाँ पे पास करी है। तो क्लास के साथ हम CSS के अंदर डॉट डालते हैं, तो इसने डॉट डाला है, क्लास दी है इसको। तो P1 हमारी ये वाली थी तो इस पे टाइम्स न्यू रोमन लग गई, सही है। P2 क्लास थी, P2 क्लास यहाँ पर इसने इसको दे दी एरियल, तो इस पे एरियल लग गई। तो देखो तो डिजाइन में फर्क है दोनों के, सही है। ये इसका स्टाइल थोड़ा सा वो उभरा सा है और ये पूरा प्योर दिख रहा है, सही है। फॉन्ट नजर आ रहा है ना, डिजाइन चेंज हो रहा है, स्टाइल चेंज हो रहा है लिखने का, सही है। तो ये फॉन्ट फैमिली कहलाती है। इसके बाद हमारे पास कलर बोल रहा है बॉडी का ब्लैक रखो, बैकग्राउंड व्हाइट रखो और मार्जिन दे दो 8 पिक्सल की, सही है। अब मार्जिन पैडिंग का कॉन्सेप्ट भी मैं समझाऊंगा, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट क्लास में समझाऊं या अभी समझाऊं, अभी देखते हैं आगे कितना कवर कर पाते हैं हम, सही है। तो ये समझ लो अब इसने ये CSS लिखी है ना बॉडी के ऊपर, तो बॉडी के अंदर जितने भी टैग होंगे ना सब पे फॉन्ट फैमिली ये वाली लग जाएगी, टाहोमा, इसलिए उसने बॉडी का टैग पकड़ा है। बात समझ में आई जी, सही है। अच्छा अगर हमें बॉडी के टैग के ऊपर टाहोमा देना था और अगर हमें किसी अंदर के टैग के ऊपर चेंज करनी है ना फॉन्ट फैमिली, तो हम वो भी कर सकते हैं बाद में, सही है। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये ओवरराइड कर देता है CSS को ना, जैसे मैं बॉडी के टैग के ऊपर CSS दे दूं फॉन्ट फैमिली में इस तरीके से बॉडी के ऊपर, ये मैं अपनी CSS की फाइल ही खोल लेता हूँ दोबारा से तो तुम लोगों को सही से समझ में आ जाएगा। ये मैंने CSS की फाइल खोली, यहाँ पर मैंने लिखा बॉडी और मैंने कर्ली ब्रेसेस खोले और इसको मैंने फॉन्ट फैमिली दे दी। वही ये देखो अब इतनी सारी फॉन्ट फैमिली के डिज़ाइन जो है वो उसने सजेस्ट कर दिया मेरे को, बोला टाइम्स न्यू रोमन ले लो, ल्यूसिडा ले लो, फ्रैंकलिन ले लो, ये सब नाम है फॉन्ट फैमिलीज के ना, डिफरेंट, सही है। तो मैं फॉन्ट फैमिली का एरियल कर देता हूँ, सही है। अभी मैंने बॉडी को क्या कर दिया, एरियल कर दिया, एरियल फॉन्ट फैमिली का नाम है, सही है। अब मैं यहाँ से आता हूँ और उसको वो रिलोड करता हूँ पेज को, तो ये जो है हमारा पूरी बॉडी के ऊपर एरियल फॉन्ट फैमिली लग जाएगी, सही है। अभी यहाँ पर शो नहीं होगी ये, सही है, क्योंकि ये मेरे ब्राउज़र मेरे वो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल नहीं है। मैं पॉपिंस लेता हूँ, अब मैं इसको, अच्छा सॉरी वो शो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि क्लास 2 की फाइल मैंने लिंक नहीं कराई है, एक मिनट, क्लास 2 की फाइल लिंक है और मैं इसकी फॉन्ट फैमिली को चेंज करके पॉपिंस रखता हूँ। पॉपिंस भी एक फॉन्ट फैमिली का नाम है, सही है। और इसका कलर भी मैं चेंज करता हूँ H1 का, ताकि हम देख सकें चेंजेस हो रही है नहीं हो रही। H1 का टैग हमारा ये है और इसको देना है टाइप स्टाइल शीट। अवेश भाई, हाँ भाई, ये जो आपने दूसरा जो बनाया अपना PDF का, मतलब पहले वाली PDF से नहीं कर सकते, जरूरी है लिंक इन करना? मतलब आपने पहले और दूसरे को लिंक इन किए ना? पहले और दूसरे को मतलब किसको लिंक किया है? आपने क्लास 2 HTML के साथ क्लास 2 CSS के साथ लिंक किया है ना, फिर आप वो सिखा रहे हो हमें स्टाइलिंग का फॉन्ट फैमिली वाला, तो हम पहले वाले उसमें नहीं कर सकते साथ बॉडी का? मुझे समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो सवाल? ये कह रहा है क्लास 2 HTML में हम सब नहीं कर सकते HTML CSS। हाँ कर सकते हैं, लेकिन जब वेबसाइट बहुत बड़ी होती है ना, तो फिर हमने जो CSS इस फाइल के अंदर करी हुई होगी ना क्लास 2.html के अंदर, वही पूरी CSS उठा के हर फाइल के अंदर रखनी पड़ेगी,
अच्छा सही है। तो हम क्या करते हैं, CSS की एक अलग फाइल बना देते हैं, फिर इस फाइल को हर HTML के अंदर इंपोर्ट कर देते हैं। तो हमें जो है एक्स्ट्रा CSS हर फाइल के अंदर नहीं लिखनी पड़ती, सिर्फ लिंकिंग कराने से ये CSS हर फाइल के अंदर चली जाती है। अच्छा अच्छा सही है। तो ये बेनिफिट होता है हमारा एक्सटर्नल CSS का, मतलब एक दफ़ा CSS लिखी और हर फाइल के अंदर जाके लिंक कर दी उस CSS को, उस CSS की फाइल को, तो CSS हर फाइल के अंदर चले गई। जी समझ अच्छा गए? अच्छा जी। ये देखो अब मैंने इंपोर्ट कर ली, तो ये देखो कलर रेड हो गया H1 का। सही है। और जी। फॉन्ट फैमिली वाला पॉइंट को अभी छोड़ दो, मैं अभी समझाता हूँ वो भी। सही है। अभी देखो मैंने कलर रेड करा ना, तो H1 का कलर जो है रेड हो गया। सही है। अभी फॉन्ट फैमिली क्यों नहीं आ रही, क्योंकि फॉन्ट फैमिली को हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। जो फॉन्ट फैमिली मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ना, पॉपिंस, वो फॉन्ट फैमिली की फाइल भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, वरना वो फॉन्ट फैमिली आती नहीं है। सही है। समझ गए? अब मैं यहाँ से बताता हूँ फॉन्ट फैमिली इंपोर्ट कहाँ से होती है। यहाँ पर लिखोगे वो ब्राउजर के अंदर गूगल फॉन्ट्स। सही है। तो ये गूगल के ही अपने फॉन्ट्स हैं बहुत सारे। बैकग्राउंड नहीं क्या आपने? बैकग्राउंड कलर भी चेंज करते हैं, सब करते हैं। अभी पूरा डिजाइन करके दिखाता हूँ। सही है। ये अभी देखो बहुत सारे फॉन्ट्स आ गए यहाँ पर। ये नाम है फॉन्ट फैमिली का, रोबोटो, टिकटॉक सेंस, प्लेराइट, ये नाम है फॉन्ट फैमिली का, विंकी रफ, ओपन सेंस, ये सब नाम है। सही है। और ये स्टाइल है फॉन्ट फैमिली का। अगर मैं ये वाले फॉन्ट फैमिली इंपोर्ट करूंगा ना, तो जब मैं इसको लिखूंगा तो ये इस स्टाइल में हो जाएगा हमारा। सही है। करके दिखाऊं? जी जी। ये मैंने क्लिक किया, अभी मैं गया किस पे हूँ, गूगल फॉन्ट्स पे गया हूँ। सही है। ये मैंने फॉन्ट फैमिली पे क्लिक किया और मैं यहाँ से करूँगा गेट फॉन्ट। सही है। और यहाँ से क्लिक करूँगा गेट एम्बेड कोड। सही है। तो ये मेरे को जो है वो यहाँ पर जो है वो एक टैग दे देगा, ये रहा। सही है। ये कोड देगा, हमें कॉपी करना पड़ेगा। हाँ, ये कोड हमें बोल रहा है भाई इसको एम्बेड कर दो अपने हेड के टैग के अंदर। अच्छा सही है। तो मैंने ये कोड पूरा कॉपी किया और इसको अपने हेड के टैग के अंदर कहीं भी डाल सकते हो, स्टार्ट में, एंड में। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया, हेड का टैग जहाँ क्लोज हो रहा था उससे ऊपर। सही है। सही है। अब जो है एक मिनट ना, मैं इसका जरा वर्ड रैप कर दूं। अच्छा, वर्ड रैप का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा कोड जा रहा होगा ना, वो नेक्स्ट आगे वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल जो नीचे आता है ना, वो नहीं आएगा, वो एक्स्ट्रा कोड ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ठीक है। सही है। तो ये वर्ड रैप का, ये देखो ये पूरी एक लाइन थी, इसने यहाँ से कट करके नीचे लाइन में लिया है। सही है। ये कैसे खुलता है एक्स्ट्रा, ये क्या था? ये यहाँ से व्यू में जाके वर्ड रैप खोला है मैंने। सही है। सही है। ऑल्ट जेड से भी खुल जाता है, अपने वो कीबोर्ड से ऑल्ट जेड दबाओगे ना, खुल जाएगा। सही है। सही है। तो अब मैंने टिकटॉक सेंस, ये मेरी फॉन्ट फैमिली थी, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया हमारे जो है वो कोड के अंदर। सही है। ये पूरी तीनों लाइनें मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दी हैं। सही है। यहाँ से अब वो बोल रहा है जिस भी क्लास के ऊपर तुम्हें चाहिए ना, वहाँ पर ये लाइन पेस्ट कर दो कॉपी करके, टिकटॉक सेंस। तो मैं ये कॉपी करता हूँ और इसको अपने H1 के अंदर पेस्ट करता हूँ। अब अपना H1 चेक करता हूँ। ये देखो H1 का डिजाइन चेंज हो गया। सही है। जी। समझ आ गया? जी जी। फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई, देखो बिल्कुल ही। सही है। अब मैं अगर बॉडी के टैग के ऊपर भी यही वाला फॉन्ट फैमिली डालूँ ना, तो चेक करते हैं अब ये क्या करेगा। ये मैंने कैसे किया, कमेंट पता है ना, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। सही है जी। और CSS में कमेंट हम कैसे करते थे, ऐसे करते थे, इसके बीच में लिखते थे। सही है। CSS के अंदर कैसे करते हैं, एक स्लैश देके, एक स्टैरिक देके, फिर एक स्टैरिक देके, फिर एक स्लैश देते हैं, फॉरवर्ड स्लैश। सही है। और इसके बीच में लिखते हैं जो भी लिखना हो। सही है। तो ये कमेंट होता है CSS का। सही है। अब मैंने बॉडी को भी दे दिया टिकटॉक सेंस। अब ये देखते हैं क्या होता है। देखो मेरी सारी जगह पे, सब जगह टिकटॉक सेंस लग गया। समझ गए? जी। अब मैं जो चीज मैं समझाना चाह रहा था ओवरराइड वाली, वो समझते हैं। देखो मैं एक और फॉन्ट फैमिली को इंपोर्ट करता हूँ, किसी दूसरी को भी करते हैं, दो को करते हैं। बैक करा मैंने वापस, मैं गूगल फॉन्ट्स पे गया, यहाँ से फॉन्ट पे क्लिक किया। सही है। एक फॉन्ट फैमिली में ये वाली इंपोर्ट करता हूँ, नहीं ये नहीं, थोड़ी सी सही वाली, जैसे हम करते हैं ये बोल्ड वाली। ये बोल्ड वाली।
हाँ इसको मैंने क्लिक किया, सही है। यहाँ से गेट फॉन्ट पे क्लिक किया, अब गेट एम्बेड कोड पे क्लिक किया। अच्छा अब ये जो है ना ये कोड, ये हमें जो है गूगल सारी फॉन्ट फैमिलीज का एक साथ दे देता है, सही है। तो पुराना कोड जब मैं ये नया कोड डालूंगा ना तो मुझे पुराना कोड हटाना पड़ेगा वापस से। ये कोड हटाऊंगा और नया कोड जो दिया वो डाल दूंगा। अब ये दोनों, इसमें दोनों फॉन्ट फैमिलीज हैं उसकी, जो पहले डाली थी वो भी है, जो अभी डाली है वो भी है। क्यों? क्योंकि मेरे कार्ड में दोनों पड़ी हुई हैं, टिकटॉक सेंस भी पड़ी हुई है, स्पेशल गोथिक भी पड़ी हुई है। समझ आ गया? सही है, सही है। और यहाँ पर भी तुम देख सकते हो, देखो स्पेशल गोथिक एक्सपेंडेड आ रहा है और टिकटॉक सेंस भी लिखा हुआ आ रहा है, देखो दोनों लिखा हुआ आ रहा है। सही है, सही है। तो अब मैंने ये भी कर ली। अब इसको जो है क्लिक करूँगा, यहाँ से गेट एम्बेड कोड पे क्लिक करूँगा और स्पेशल गोथिक के लिए ये रहा फॉन्ट फैमिली वाली लाइन, फॉन्ट फैमिली लिख के स्पेशल गोथिक, सही है। अब ये फॉन्ट फैमिली में चाहता हूँ पूरी बॉडी पे टिकटॉक सेंस रहे, लेकिन हमारे जो H1 है उसके ऊपर ये वाला आ जाए। तो इस H1 की फॉन्ट फैमिली चेंज कर दूंगा। अब क्या होगा देखते हैं। देखो उसने टेबल की फॉन्ट फैमिली को तो वही रखा जो थी टिकटॉक सेंस, लेकिन H1 की फॉन्ट फैमिली को चेंज कर दिया। सही है। सही है। क्या किया उसने पहले देखा भाई बॉडी पे लगानी थी टिकटॉक सेंस, सही है। तो उसने क्या किया, पूरी बॉडी पे टिकटॉक सेंस लगा दी। तो हमारी जो H1 थी ना उस पर भी टिकटॉक सेंस लग गई। लेकिन जब उसने थोड़ा और रीड किया ना CSS को, तो उसने देखा भाई H1 की फॉन्ट फैमिली तो हमने स्पेशल गोथिक एक्सपेंडेड 1 दी हुई है। तो उसने बॉडी के ऊपर बाकी टेक्स्ट को छोड़ के सिर्फ H1 को ये वाला कर दिया। तो इसने क्या किया, अपनी CSS को ओवरराइट करके न्यू CSS को पेस्ट कर दिया। ठीक है, सही है। अब मैं इसको जरा कंसोल पे चेक करूंगा ना इंस्पेक्ट करके, तो देखो किस तरीके से आएगा, दिखाता हूँ। मैंने H1 खोला, देखो स्पेशल गोथिक आ रहा है जी। सही है। और थोड़ा सा नीचे जाऊंगा ना तो ये देखो बॉडी के टैग के साथ उसने टिकटॉक सेंस भी दिखाया हुआ है, लेकिन उसको काटा हुआ है। काटा हुआ क्यों है? क्योंकि ओवरराइड किया है ना। ओवरराइड का मतलब यही है, अपनी बॉडी वाली टैग को हटा के H1 को दे दिया अलग से, स्पेशल CSS H1 के लिए करिए। अच्छा, सही है। तो बॉडी के टैग के ऊपर जो CSS थी उसको हटा दिया और उसकी जगह ये वाली CSS को जो है वो ओवरराइड कर दिया H1 के लिए। सही है। सही है, समझ आ गया। अब जो है वो यहाँ तक समझ आ गया, ओवरराइड वाला सीन भी समझ आ गया। अब जो है एक चीज और देखते हैं। हमने अभी 3 CSS पढ़ी हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS, जिसमें से एक्सटर्नल CSS मैंने बता दी क्या होती है, अभी देख लिया हमने। सही है। अब हम देखते हैं इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या होती है? यही पूरा काम जो मैंने अभी किया है ना, यही पूरा काम मैं यहाँ पर हेड के अंदर स्टाइल का टैग देके कर सकता हूँ। मैंने स्टाइल का टैग दिया, स्टाइल का टैग क्लोज किया और यहाँ पर वही CSS पूरी पेस्ट कर दी। सही है। सही है। तो ये अब मुझे इस फाइल, अगर मैं ये वाली फाइल हटा भी दूँ ना, ये वाली फाइल थी क्लास 2 CSS की, तो ये फाइल हट गई अब। लेकिन मेरी इंटरनल CSS मैंने करी हुई है, तो मेरी जो है वो उस फाइल के डिज़ाइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने इंटरनल CSS मैंने करी हुई है इसके अंदर। सही है। मतलब दोनों आपकी चॉइस होती है ना, जो करना चाहिए। हाँ, लेकिन इसका मसला ये है कि अगर मैं ये इस फाइल के अंदर कर रहा हूँ ना क्लास 2 के अंदर, तो मैं अगर कोई न्यू फाइल बनाता हूँ क्लास 3.html के नाम से, तो उसके अंदर भी मुझे ये CSS पूरी कॉपी करके वहाँ पर भी पेस्ट करनी पड़ेगी हेड के अंदर। सही है। लेकिन अगर एक्सटर्नल CSS होगी तो मुझे सिर्फ ये एक लाइन कॉपी करनी पड़ेगी जो मैंने यहाँ पर कमेंट की हुई है, और सिर्फ इस लाइन को लिंक करना पड़ेगा वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है वो ये वाली पूरी CSS वहाँ पर भी इंपोर्ट हो जाएगी। सही है। सही है। तो इंटरनल CSS में हमें पूरा कोड कॉपी करके न्यू फाइल में पेस्ट करना पड़ता है, लेकिन एक्सटर्नल CSS में जो है वो हमें लिंक कॉपी करनी पड़ती है। सिर्फ ये एक एड्रेस जो है उस फाइल का हमें कॉपी करना पड़ता है और वहाँ पर हेड के अंदर डालना पड़ता है सेम CSS की फाइल का। सही है। तो पूरी CSS कॉपी हो जाती है। सही है, क्लियर है जी। अच्छा, अब एक चीज़ और बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पर दोनों फाइलों को लिंक करता हूँ। सही है। अब मैं ये सब हटा देता हूँ, बॉडी के टैग के ऊपर रहने देता हूँ, ये हटा देता हूँ। सही है, लाइन, और यहाँ से भी ये लाइन हटा देता हूँ।
सही है, अभी मैं समझाता हूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ। सही है, और ये बॉडी वाली भी हटा देता हूँ। सही है, सिर्फ H1 की CSS मैंने इंटरनल में रखी है। सही है, और H1 की CSS यहाँ भी रखी है और H1 की CSS यहाँ भी रखी है और यहाँ पर बॉडी की रखी है। सही है, तो बॉडी तो अपनी जगह वही काम करेगा जो कर रहा था, टिकटॉक सेंस वाला। सही है, पूरी CSS टिकटॉक सेंस हो गई। अब यहाँ पर जो है एक्सटर्नल CSS के अंदर मैंने बॉडी का कलर H1 का कलर रेड रखा है, लेकिन मैं यहाँ पर बॉडी का कलर इनलाइन में ब्लू कर देता हूँ। सही है, समझ आया मैं क्या करना चाह रहा हूँ? मैंने एक्सटर्नल CSS में भी H1 को कलर दिया है रेड और इंटरनल CSS में भी H1 को कलर दिया है ब्लू। सही है, अब क्या होगा देखते हैं कौन सा कलर लेगा, रेड लेता है कि ब्लू लेता है H1। देखो उसने लिया है ब्लू कलर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सटर्नल CSS से ज्यादा पावरफुल इंटरनल CSS होती है। अच्छा, तो वो ज्यादा इंस्ट्रक्शन सुनता है। समझ आई बात? हाँ यही है, यही सीन है। एक्सटर्नल CSS जो है वो कम पावरफुल है और इंटरनल CSS ज़्यादा पावरफुल है। अगर हमने एक्सटर्नल CSS में किसी टैग के ऊपर CSS करी है लेकिन हम उसी टैग के ऊपर कोई और दूसरी CSS इंटरनल CSS के अंदर करेंगे तो एक्सटर्नल CSS वाली CSS को ओवरराइड करके इंटरनल CSS वाली CSS को सुनेगा वो। सही है, सही है, क्लियर है जी? हसनैन क्लियर है? जी जी। अच्छा, अब इनलाइन CSS क्या होती है? इनलाइन CSS ये होती है कि मैं यहाँ पर जो है स्टाइल देके यहाँ पर डायरेक्टली डाल दूँ कलर ब्राउन, ब्लू वॉयलेट दे देता हूँ। सही है, ब्लू वॉयलेट मैंने कलर दे दिया इसको। सही है, पर्पल टाइप है ये कलर। सही है जी। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने H1 को ही इनलाइन CSS दे दी। सही है, अब इनलाइन CSS कैसे हुई? इनलाइन CSS में ऐसे करते हैं कि स्टाइल का टैग हम पास करते हैं पहले, फिर एक इक्वल्स टू लगाते हैं, फिर इसके अंदर जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमें जो भी प्रॉपर्टीज पास करनी होती है वो हम पास करते हैं। सही है, और हर प्रॉपर्टी के बीच में एक सेमी कॉलम लगाते हैं। जैसे कलर दे दिया, इसके बाद फॉन्ट वेट दे दिया, बोल्ड। सही है, बोल्ड क्या करता है, बोल्ड कर देता है टेक्स्ट को। ये वही वाली CSS है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं लिखते हम। सही है, तो स्ट्रॉन्ग की जगह हम CSS से अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है तो हम फॉन्ट वेट बोल्ड देते हैं। सही है, तो अब देखते हैं क्या होता है। या इसको बोल्ड की जगह मैं 900 दे देता हूँ। सही है, 900 अभी बता दूँ क्या होता है। 900 भी होता है फॉन्ट वेट ना। अब देखते हैं क्या होता है। मैं अपनी फाइल के अंदर जाता हूँ वापस से। ये देखो, इसने इसको जो है अब इस वाले H1 को देखो और इस वाले H1 को देखो। ये वाला H1 तुम्हें ज्यादा बोल्ड नजर आ रहा होगा और ये वाला कम बोल्ड नजर आ रहा होगा। कलर का भी डिफरेंस है ना? हाँ, कलर का भी डिफरेंस है। तो उसने क्या किया, जहाँ टैग दिया वहाँ की सुन। हाँ, जहाँ पर हमारी इनलाइन CSS हमने करी थी ना, उसने क्या किया, उसने इनलाइन CSS को इंटरनल CSS से भी ज्यादा तरजीह दी है। यानी कि वो बोल रहा है भाई पहले मैं इनलाइन CSS की सुनूंगा बात, इनलाइन CSS सबसे ज्यादा पावरफुल है। सही है, इसके बाद हमारी इंटरनल CSS आती है, इसके बाद हमारी एक्सटर्नल CSS आती है। मतलब एक्सटर्नल CSS कम पावरफुल है, इंटरनल CSS ज्यादा पावरफुल है और इनलाइन CSS उससे भी ज्यादा पावरफुल है। सही है, लेकिन इनलाइन CSS का ड्रॉबैक ये है कि हर लाइन के साथ CSS लिखनी पड़ेगी। इस वाली H1 के साथ लिखी है ना, तो इस वाले H1 के साथ भी लिखनी पड़ेगी अब जाके। हाँ सही है। इंटरनल CSS का ड्रॉबैक ये है कि अगर हम एक फाइल में करते हैं तो दूसरी फाइल में भी पेस्ट करनी पड़ती है। सही है, और एक्सटर्नल CSS का वो ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ पावरफुल नहीं होती, अगर हमने इंटरनल CSS या इनलाइन CSS किए हुए तो वो ओवरराइट कर देगा। सही है, क्लियर है तीनों कॉन्सेप्ट? सही। अब हम एक नई चीज सीखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि भाई हम हाँ बोलो। ये बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये भी वो पूरा मुश्किल है ना इसलिए। अरे तो बेफिक्र हो जाओ, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मैं वीडियो तुम्हें दूंगा। तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो? मेरी सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास। मोबाइल में भी रिकॉर्ड करते हैं मैक्सिमम। हाँ, तुम भी रिकॉर्डिंग में कोई रिकॉर्डर इंस्टॉल कर लो, अपने लैपटॉप के अंदर रिकॉर्डिंग किया करो। और इसके अलावा जो है मैंने रिकॉर्डिंग तो करी भी है, लेकिन जो मैंने फाइलें मेरे पास पड़ी है ना वीडियोस की, वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी बननी है, MBs में बननी है ना, तो मैं डायरेक्टली तुम्हें शेयर नहीं कर सकता। USB वगैरह में कर सकता हूँ चाहो तो।
सही है। सही है, या मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तुम वहां से देख लेना। सही है। सही है। तो अब जो है, अब मैं क्या समझा रहा था, मैं समझा रहा था कि भाई इनलाइन सीएसएस जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, इंटरनल कम है, एक्सटर्नल जो है वो सबसे कम है पावरफुल। सही है। अब जो है हमें क्या करना है, हमें एक्सटर्नल सीएसएस को के ऊपर ही काम करना है, क्योंकि एक्सटर्नल सीएसएस जो है वो सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिट देती है कि हमें बार बार कोड नहीं करना पड़ता। सही है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं भाई इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस को भी एक्सटर्नल सीएसएस जो है वो ओवरराइड करे। तो वो कैसे करते हैं, हम एक प्रॉपर्टी के साथ एक और चीज़ पास करते हैं, यहाँ पर पास करते हैं इम्पॉर्टेंट एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। सही है। सिर्फ ये एक वर्ड लिखने से क्या करेगा, वो इनलाइन सीएसएस को भी इग्नोर करेगा, इंटरनल सीएसएस को भी इग्नोर करेगा। वो बोलेगा भाई ये इम्पोर्टेंट है, इसको लाजमी लेना है। सही है। समझ आया। अब मैं इसको रिलोड करता हूँ, दोनों के कलर रेड हो जाएंगे। समझ आया कॉन्सेप्ट? जी जी जी। हाँ, तो भाई ये एक वर्ड पास करना होता है। अगर कोई सीएसएस जो है वो हमारी जो है वो क्लियर नहीं हो रही, तो हमें ये एक वर्ड पास करना होता है बस। सही है। तो हमारी जो है वो इंटरनल सीएसएस और जितनी भी इनलाइन सीएसएस है वो सब ओवरराइड हो जाती है। सही है। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? जी। अब हम थोड़ी सी सीएसएस करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम जो है इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना सकें पेज को। सही है। सही है। तो अब देखो कैसे होती है। सबसे पहले मैं ये सब हटा देता हूँ, सिर्फ ये टिकटॉक सेंस रहने देता हूँ बॉडी के ऊपर। फॉन्ट फैमिली क्योंकि हमें चेंज करनी ही थी, तो ये चेंज हो गई है। सही है। और ये भी हटा देता हूँ, कलर हमें चेंज नहीं करना है अभी। ये इंटरनल सीएसएस भी हटा देता हूँ और इनलाइन सीएसएस भी हटा देता हूँ। सही है। और हम सिर्फ एक्सटर्नल सीएसएस करेंगे और कोई सीएसएस नहीं करेंगे। सही है। तो अब मेरे पास यहाँ पर एक जो है एक फाइल पड़ी हुई है एक्सटर्नल सीएसएस की, और इसको मैंने यहाँ पर लिंक किया हुआ है। फॉन्ट फैमिली मैंने इंपोर्ट की हुई है और इस फॉन्ट फैमिली को यूज़ किया हुआ। सही है। बाकी आगे की सीएसएस हम कर रहे हैं अभी। सही है। अब सीएसएस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंस्पेक्ट। सही है। इंस्पेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। सही है। चलो एक काम करते हैं, आज की क्लास यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो सीएसएस करेंगे कोशिश। सही है। हाँ, तो बन ताकि तुम लोगों के लिए मुश्किल भी ना हो ना। सही है। चलो सही है। ठीक है, अब मैं बंद कर दूँ। ओके।